वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 45 जो कि हमारा लास्ट लेसन होगा, डीलिंग विद अदर्स अनएथिकल बिहेवियर। किसी दूसरे, पहले हम अभी तक पढ़ते हैं कि आप अपने एथिकल बिहेवियर्स को आप किस तरह खुद डील करते हैं, ठीक है, या अपने क्लाइंट के एथिकल बिहेवियर्स को। यहाँ पर बात हो रही है किसी भी दूसरों के अनएथिकल बिहेवियर के साथ आप किस तरह डील करते हैं। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने पहले सबसे पहले ये बताया कि अनएथिकल बिहेवियर जो होते हैं ना, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। Individuals' own moral assessment, benefits that individuals expect from acting unethically, or individuals' perceived risk of getting caught। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर अनएथिकल बिहेवियर्स होते हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं। जिसमें अब उन्होंने कहा कि इन एथिकल बिहेवियर्स के साथ डील करते हुए 3 टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस की मैं वही आपको बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहते हैं तो यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। रिमाइंडिंग, इसमें आप अपने जो भी आपके emphasizes the effectiveness of subtle cues that increase people's awareness of moral behavior, डिक्रीज करें उनकी जस्टिफाई करने डिसऑनेस्टी की एबिलिटी को। ठीक है, मतलब लोगों की डिसऑनेस्टी को जज करने की एबिलिटी को कम करे और लोगों के अंदर मोरल बिहेवियर्स की अवेयरनेस को ज्यादा करे। विजिबिलिटी refers to social cues and aim to restrict anatomy, prompt peer monitoring and elicit responsible norms. Self-engagement increase motivation to maintain positive self-image and generates personal commitment to act morally. पॉजिटिव सेल्फ इमेज होता है उसको मेंटेन करने की एक ऐसी मोटिवेट किया जाए लोगों को कि वो उनके अंदर पॉजिटिव सेल्फ इमेज जो है वो इंक्रीज होती रहे। Hints for engaging in informal confrontation। वन अट्रैक्टिव फीचर होता है जो इनफॉर्मल पीयर जो मॉनिटरिंग होती है, दैट व्हेन इट वर्क आउट वेल टू गोल्स कैन बी मेट साइमल्टेनियसली। अब कौन से 2 गोल्स हैं? प्रॉब्लम इज सोल्व एंड कोलीग मे बी सेव्ड फ्रॉम स्क्रूटनी बाय अ मोर फॉर्मल करेक्शनल फॉरम। अब इस प्रोसेस में उन्होंने इनफॉर्मल अप्रोच के लिए कुछ हिंट्स बताए हैं। आप आइडेंटिफाई करें एथिकल प्रिंसिपल्स को, ठीक है, लॉज को, और फिर अपने reflect thoughtfully on your own motivations to engage to avoid with a colleague। मतलब आप खुद को मोटिवेट करने के लिए इसको thoughtfully मतलब रिफ्लेक्ट करें। इट इज आल्सो वाइज टू कंसिडर एनी कल्चरल इशू, कोई भी कल्चरल इशू है उसको कंसिडर करें और हेल्प करें ताकि जो भी सिचुएशन है उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बेशक वो किसी भी कल्चर के साथ रिलेट कर रही हो, आप उसको अच्छे से समझ सकें। और फिर एथिकल इन्फ्रैक्शंस पर्टिकुलरली मोस्ट सीरियस वंस होती हैं, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कोलीग की जो कि एंगेज कर रहे होते हैं अनएथिकल बिहेवियर में। जानना या ना जानना, डायरेक्ट डिस्क्लोजर बाय कोलीग की दैट ही और शी हैज कमिटेड एन एथिकल वायलेशन। आप बात को जानते भी होते हैं कि आपके जो कोलीग है वो किसी अनएथिकल वायलेशन में कमिटेड है, ठीक है, कभी नहीं भी जानते होते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस लें या उनको गाइड करें कि वो इस किस्म का काम ना करें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कोलीग की सस्पिशियस बट नॉट क्लियरली इंटरप्रिटेबल बिहेवियर, ऑब्जर्व तो कर रहे हो लेकिन आपको क्लियर ना हो उसके बिहेवियर के बारे में। क्रेडिबल सेकंड हार्ड रिपोर्ट ऑफ अनएथिकल कंडक्ट, और फिर कैजुअल जो गॉसिप्स होती हैं कलीग्स के अनएथिकल बिहेवियर्स की। इन कॉन्फ्रंटेशन, अब इस केसेस में क्या होता है कि कॉन्फ्रंटेशन रिक्वायर्ड होती है जब आपको ये जो फॉलोइंग उन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले कि आप कोई एडवांस में मीटिंग को स्केड्यूल करने जा रहे हैं या आप कोई एजुकेटिव सेशन देने जा रहे हैं या आप किसी भी जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंट या कॉन्फ्रंटेशन फेज में इंटर कर होने जा रहे हैं। आप डिस्क्राइब करते हैं एथिकल ऑब्लिगेशंस को और उन प्रिंसिपल्स को, एथिकल प्रिंसिपल्स को, और अलाउ कोलीग्स एम्पल टाइम explain and defend his or her position in such a way detail as required। और colleague become abusive or threatening, अगर आपको कोई भी colleague जो है वो threat कर रहा है, ठीक है। और फिर issues क्या आते हैं informal resolution में के because of reported incidents, harassment और intimidation के जो issues होते हैं, ठीक है, इस किस्म के जो इंसिडेंट्स होते हैं इसमें एथिकल कोड्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं मेंबर्स को कि वो डिसाइड करें कि वो किस तरह डील करेंगे इन चीजों को डायरेक्टली। फिर कुछ एथिक कोड्स को किस तरह फेस किया जाता है कि आप मेंटेन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ, स्ट्राइव टू इंश्योर कि कोई किसी किस्म का कोई हार्म ना हो जब आप कोई काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिवली आप उसको एक्ट करें और एक्सप्लोटेशन से अवॉइड करें, ठीक है। और यहाँ पे वही बात बताई हुई कि आप कोई भी प्रॉपर यूज एंड मिस यूज ना करें किसी भी स्किल या एक्सपर्टीज का। प्रोवाइड जनरल गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग
और असिस्ट इन एजुकेटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। एथिक कंप्लेंट्स बताई हुई हैं आर्ट परसूट के बारे में कि when there is no provision in the code, it would be impossible for ethical courts के to detail करें every conceivable inappropriate act को, pure decision को और questionable level को, when an ethics committee is not the appropriate mediator. Sometimes जो ethics committee होती है वो आपके जो आपके complaint का process होता है उसको refuse कर देती है, when it become clear that the committee will be unable to make any reasonable contribution. जब कमेटी को ये फील होता है कि वो कोई भी मतलब कि सोल्यूशन तैयार नहीं कर पा रही रीजनेबल, तो वो आपके इस प्रोसेस को, इस कंप्लेंट को रिफ्यूज कर देती है। मतलब जहां पर कमेटी को लगता है कि वो आपके मतलब कि कहीं पे उन्हें जो एथिकल रूल्स हैं उनके साथ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो वो फिर इसको रिफ्यूज कर देते हैं। when respondent are not members of the professional organization, जब जो रिस्पोंडेंट है आपका वही आपकी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होता, ठीक है। when complaints are against group, जब कोई भी कंप्लेंट आप किसी ग्रुप, एजेंसी या कॉर्पोरेशन या इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट देते हैं, ठीक है, इस किस्म की जो कंप्लेंट्स होती हैं इनको भी रिफ्यूज किया जाता है। when complaints are anonymous, when the complaints are improper, मतलब उनका कोई मकसद नहीं है, वही कोई कंप्लेंट कोई ना कोई बना के, और जब कोई कंप्लेंट डिजाइन की जाती है जिसमें कोई टाइम लिमिटेशंस पाई जाती हैं। तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं था, ये लेक्चर जो थे थियोरेटिकल ही थे, मैंने फिर भी कोशिश की आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है फाइनल टर्म का एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने बड़ी जल्दी में ये लेक्चर जो है जितना हो सका शॉर्टली कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश की है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों के एग्जाम्स कैसे हुए हैं। मेरी दुआ है कि आप सब लोगों के पेपर बहुत बहुत अच्छे हों। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए कोर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।